नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जामों के अंदर पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो है आपके लिए, चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी राज्य की जो टेट भर्ती होती है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो इन तीनों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। और अन्य कोई भी जो भर्ती होती है जिसके अंदर हिंदी शिक्षण विधियां आती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो 30 क्वेश्चन आज हम देखेंगे वो हर एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो को देखते रहे और आपकी आशा के अनुरूप ही दोस्तों ये वीडियो बनाया गया है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा कौशल का मुख्य कौशल है। जो भाषा है उसका मुख्य कौशल कौन सा है दोस्तों? लिखना, सुनना, पढ़ना, बोलना, उपरोक्त सभी। तो यहां पर बात किसकी हो रही है कि भाषा का मुख्य कौशल कौन सा होता है? तो दोस्तों, भाषा के 4 कौशल होते हैं और चारों कौशल कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपके लिखना। कौन सा होता है? लिखना, सुनना, पढ़ना और बोलना। ये चारों के चारों कौशल है वो किसके हैं? भाषा के हैं दोस्तों। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। बात हो रही है कि भाषा के मुख्य तत्व कितने होते हैं? ध्वनि, संकेत, चिन्ह, सभी। तो इनमें से कौन कौन से तत्व हैं जो भाषा के मुख्य तत्व हैं दोस्तों? जल्दी से आप अपना जो राइट आंसर है वो कमेंट करके भी बताते रहिए। और यहां पर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, सभी तत्व है। यानी आपकी ध्वनि है, चाहे संकेत है और चाहे चिन्ह है, ये तीनों के तीनों है वो क्या है? भाषा के मुख्य तत्व हैं दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा देने का माध्यम होना चाहिए। अगर हम बालक को भाषा शिक्षण की शिक्षा दे रहे हैं तो उसका माध्यम क्या होना चाहिए? राष्ट्रभाषा होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए, द्वितीय भाषा होना चाहिए, प्रादेशिक भाषा होना चाहिए। अगर आप समझ लो कि आप किसी भी बालक को हिंदी का भाषा शिक्षण करवा रहे हैं तो उसको सबसे पहले जो शिक्षा है वो देने का माध्यम क्या होना चाहिए? उसका सबसे पहले जो माध्यम होगा वो होगा मातृभाषा। मातृभाषा से ही उसको भाषा शिक्षण करवाना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मातृभाषा का अर्थ है, क्या होता है दोस्तों? मातृभाषा का अर्थ परिवार की भाषा, मां की भाषा, पिता की भाषा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, बात हो रही है मातृभाषा। तो दोस्तों, मातृभाषा से मतलब आप कभी मां की भाषा से मत निकाल लेना। मातृभाषा से मतलब है कि जब बच्चा छोटा रहता है और वो किस किस के साथ रहता है, किस किस की आवाज सुनता है, किस किस से वो यानी कुछ वहां पर ग्रहण करता है, तो वहां पर दोस्तों परिवार भी होता है, मां भी होती है और पिता भी होते हैं। तो ये तीनों होते हैं। तो यहां पर आपका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। मातृभाषा का अर्थ होता है परिवार की भाषा, मां की भाषा या पिता की भाषा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक विकार, शारीरिक विकार, बौद्धिक विकास या उपरोक्त सभी। सॉरी दोस्तों, यहां पर मैंने विकार बोल दिया, विकास है तो मानसिक विकास, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास या उपरोक्त सभी। तो मातृभाषा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? ये ऐसे क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चनों में से आप कोई सा भी एग्जाम उठाकर देख लेना, इनमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिल जाएंगे। कोई सा भी एग्जाम हो आपका, चाहे रीट हो, स्टेट टेट हो या सीटेट हो। तो बात हो रही है मातृभाषा के मुख्य उद्देश्य की। तो दोस्तों, मातृभाषा के अंदर जो मुख्य उद्देश्य है उसके अंदर ये तीनों ही है, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे फिर बौद्धिक विकास हो। ये तीनों के तीनों है जो मातृभाषा के मुख्य उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन डी आपका यहां पर सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, अनुकरण विधि या उपरोक्त सभी।
तो बात यहां पर किसकी हुई है? मातृभाषा की। और मातृभाषा की दोस्तों ये तीनों की तीनों विधियां होती है, ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। आगमन, निगमन और अनुकरण ये तीनों विधि मातृभाषा के प्रमुख शिक्षण विधियां हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, भाषा अधिगम के कारण होते हैं। बात हो रही है भाषा अधिगम के कारण क्या क्या होते हैं? भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल, उपरोक्त सभी। तो यहां पर बात किसके हुई है कि भाषा अधिगम है, उसके कारण क्या क्या होते हैं? तो दोस्तों तीनों के तीनों कारण होते हैं भाषा अधिगम के। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक है। शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? B.S. ब्लूम, रॉबर्ट ग्लेसर, B.O. स्मिथ, I.K. डेविस। तो कौन है दोस्तों प्रवर्तक? क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 8। तो दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के जो प्रवर्तक है वो है I.K. डेविस। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, I.K. डेविस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। किसने किया है? रॉबर्ट मेगर ने, रॉबर्ट मिलर ने, B.S. ब्लूम ने, B.O. स्मिथ ने। तो यहां पर बात किसकी हो रही है कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनका, शिक्षा के उद्देश्य है उनका वर्गीकरण किसने किया है? तो दोस्तों उनका वर्गीकरण किया है B.S. ब्लूम ने। ऑप्शन सी है वो आपका सही रहेगा। किसने किया है? B.S. ब्लूम ने उनका वर्गीकरण किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है या सभी से हैं? जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण कैसे हैं? तो दोस्तों उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है वो सभी प्रकार से हैं, क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस विधि में स्पष्ट दिखाई देता है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण सूत्र की पालना किस जो विधि है उसके अंदर स्पष्ट दिखाई देता है? आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि। तो बात हो रही है दोस्तों यहां सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो दोस्तों किसमें होगा? यह होगा निगमन विधि में, नियम से उदाहरण की ओर। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में कार्य करते समय विद्यार्थी किस विधि का अनुसरण करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप क्या कर रहे हो? प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हो। किसमें? प्रयोगशाला में। और वहां पर कोई भी विद्यार्थी है वो कार्य कर रहा है तो वो किस विधि का अनुसरण करता है? आगमन विधि का, निगमन विधि का, प्रदर्शन विधि का, प्रोजेक्ट विधि का। तो दोस्तों प्रयोगशाला में क्या करते हो? आप किसी भी चीज हो उसका पहले उदाहरण देखते हो, उसको आप सोल्व करते हो और उसके आधार पर आप क्या बनाते हो? नियम बनाते हो वहां पर। तो यही यहां पर होगी आगमन विधि, उदाहरण से नियम की ओर। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। तो दोस्तों प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए कौन सी विधि आपकी दृष्टि में उत्तम होगी? आगमन विधि। ऑप्शन सी है वो आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है। 2 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, सिंपल से हैं, ये व्याकरण से संबंधित है। 14 और 15। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11, 12, 13 या 14। तो दोस्तों हिंदी भाषा के अंदर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हिंदी भाषा में मूल व्यंजनों की संख्या होती है 40, 47, 31 या 33। तो यहां पर बात किसकी होती है? मूल व्यंजनों की। तो मैं व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। भाषा की प्रथम सार्थक इकाई होती है। यहां पर दोस्तों भाषा के बारे में पूछा है और पूछा किसके बारे में है? सार्थक इकाई के बारे में, कि भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? अक्षर होती है,
शब्द होती है, वाक्य होती है, या कोई नहीं। तो दोस्तों भाषा की सार्थक इकाई, यहां पर इकाई के बारे में नहीं पूछा, सार्थक इकाई के बारे में पूछा है। तो सार्थक इकाई भाषा की क्या होती है? शब्द होती है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या स्वरूप है सृजनात्मक गद्य, वर्णनात्मक गद्य, भावात्मक गद्य, उपरोक्त सभी। तो यहां पर बात हो रही है गद्य साहित्य की। तो गद्य साहित्य का मुख्य प्रकार या मुख्य स्वरूप है वो होता है दोस्तों सृजनात्मक गद्य। ऑप्शन ए आपका यहां पर क्या रहेगा? सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, उपरोक्त सभी। तो गद्य शिक्षण की मुख्य विधि कौन सी है? उद्बोधन विधि है, प्रवचन विधि है, या स्पष्टीकरण विधि है? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही रहेगा। ये तीनों की तीनों विधियां हैं वो गद्य शिक्षण की मुख्य विधियां हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। माध्यमिक स्तर पर गद्य शिक्षण की विधि प्रयोग में ली जाती है अर्थबोध विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि, उपरोक्त सभी। तो बात हो रही है दोस्तों माध्यमिक स्तर पर। तो माध्यमिक स्तर पर ये तीनों की तीनों जो विधियां हैं ये क्या ली जाती है? प्रयोग में ली जाती है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं। तो व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि के बारे में यहां पूछा है। तो मुख्य विधि होगी दोस्तों वो होगी आपकी आगमन निगमन विधि। ऑप्शन सी है वो आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि है व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, इनमें से कोई नहीं। तो गद्य शिक्षण की प्रभावशाली शिक्षण प्रविधि कौन सी है? स्पष्टीकरण विधि। ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। कविता का अर्थ है रागात्मक वृत्तियों का संशोधन, जीवन की समालोचना, संगीतात्मक विचार अभिव्यक्ति, उपरोक्त सभी। तो बात यहां पर किसकी हो रही है? कविता की। तो दोस्तों कविता की ये तीनों के तीनों अर्थ है मेरी दृष्टि में सही है। ऑप्शन डी आपका यहां पर सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, उपरोक्त सभी। तो यहां पर पूछा किसका है? कविता शिक्षण का उद्देश्य पूछा है। तो कविता शिक्षण का उद्देश्य तो दोस्तों तीनों के तीनों सही है। कविता शिक्षण में स्वस्थ मनोविनोद, स्मृति शक्ति का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, मतलब ऑप्शन डी आपका सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। कविता शिक्षण की मुख्य विधि है व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, गीत व अभिनय विधि, उपरोक्त सभी। वैसे तो दोस्तों हम बात करते हैं कि सर एक ही मुख्य विधि बताइए। तो दोस्तों एग्जाम के अंदर अगर मुख्य विधि की बात होगी तो आपको जहां व्याख्यान विधि मिलेगी वहां ये दो विधियां नहीं मिलेगी। अगर प्रश्नोत्तर विधि मिलेगी तो ये दो विधियां आपको नहीं मिलेगी। तो ये ध्यान रखना है। और यहां पर आपकी तीनों की तीनों जो विधियां हैं वो क्या है? मुख्य विधियां हैं व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, गीत व अभिनय विधि। आपका ऑप्शन डी है वो सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञान, कौशल, ज्ञानोपयोग, मनोरंजन। तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है दोस्तों? मनोरंजन। मनोरंजन किसी भी चीज का उद्देश्य नहीं है। अगर हम व्याकरण पढ़ रहे हैं या भाषा पढ़ रहे हैं उसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए मनोरंजन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है साहित्यिक है, व्यवहारिक है, दोनों है, कोई नहीं। तो यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति है। तो व्याकरण शिक्षण की प्रवृत्ति क्या है दोस्तों? साहित्यिक और व्यवहारिक दोनों ही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा आपका। क्या रहेगा? ऑप्शन सी दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है मौखिक, लिखित, दोनों, साहित्यिक। तो यहां पर बात किसकी हो रही है? भाषा शिक्षण की। तो दोस्तों भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होता है?
तो दोस्तों भाषा शिक्षण है उसका मूल आधार होता है मौखिक और लिखित। तो ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, मौखिक भी होता है और लिखित भी होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं मौखिक रचना में, निबंध रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में, उपरोक्त सभी में। तो देखो और लिखो शिक्षण विधि है वो प्रयुक्त करते हैं, किसमें करते हैं? निबंध रचना में। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं। द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं प्रश्नोत्तर विधि, अनुवाद विधि, व्याख्यान विधि, इनमें से कोई नहीं। तो बात हो रही है दोस्तों यहां पर द्वितीय भाषा की शिक्षण विधियां, तो वो रहेगी आपकी अनुवाद विधि। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। और दोस्तों चलते हैं आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। इससे पहले एक बार सभी दोस्तों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सभी साथी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो नए साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। द्वितीय भाषा शिक्षण का विषय है अभ्यास करना, ध्वनियों का बोध, शुद्ध उच्चारण, उपरोक्त सभी। द्वितीय भाषा का शिक्षण का विषय है, क्या विषय है दोस्तों? तो विषय होगा उपरोक्त सभी, यानी अभ्यास करना भी होगा, ध्वनियों का बोध भी होगा और शुद्ध उच्चारण भी होगा। तो ऑप्शन डी है वो आपके सही रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 हिंदी शिक्षण विधियों, हिंदी टीचिंग मेथड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से आप कमेंट करके बता दें कैसे लगे आपको ये प्रश्न, कैसे लगे आपको ये प्रश्न। जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों फिर एक बार आपसे निवेदन, एक बार लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शेयर करके सभी जो रीट, सीटेट या किसी भी राज्य की टेट जैसे यूपी टेट, बी टेट, एमपी टेट, एच टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास पहुंचाने का कष्ट करें। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।